हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था माइनॉरिटीज इन इंडिया के भारत में अल्पसंख्यक कौन है। तो हमने इसमें इसकी डेफिनेशन कर ली थी, अलग अलग जो अल्पसंख्यक है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि समस्याएं भी हमने कर ली थी और उसके बाद है कि इनका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या रहेगा, ये करते हैं हम आज। कि जो सोशियोलॉजिकल व्यू अबाउट माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण क्या होता है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, कि इनमें अलग अलग तथ्य हैं कि जो मुसलमानों में नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात ज्यादा होता है। इस प्रकार जैन धर्म भी नगरीय पृष्ठभूमि वाला धर्म दिखाई देता है। सिख जनसंख्या ग्रामों और नगरों दोनों में रहती है, ये और यही बात ईसाई और बुद्धों पर भी लागू होती है। कि समाज शास्त्र ने क्या बताया है कि जो जैन धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, यहाँ के लोग कहाँ रहते हैं, नगरों में ज्यादा रहते हैं। और सिख धर्म और ईसाई और बौद्ध धर्म कहाँ रहते हैं, ये ग्रामों में रहते हैं और नगरों दोनों में रहते हैं। ये प्रजनन दर की दृष्टि से सबसे ऊंची प्रजनन दर मुसलमानों में और फिर बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन और फिर ईसाइयों में पाई जाती है। ईसाइयों में सबसे कम वृद्धि पाई जाती है। यानी कि जो पॉपुलेशन वृद्धि है, जनसंख्या की वृद्धि है, अगर हम उसको देखें तो सबसे ज्यादा मुसलमानों में है, फिर बौद्ध में, फिर हिंदू, फिर सिख और फिर जैन और ईसाइयों में पाई जाती है। धर्मों का जनांकीय अध्ययन लिंग अनुपात की दृष्टि से भी किया जा सकता है। वैसे तो सभी धार्मिक संप्रदायों की जनसंख्या में नारी अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम है, यानी कि जो नारी हैं वो कम है और पुरुष ज्यादा हैं। परंतु ईसाइयों में अन्य धार्मिक संप्रदायों की अपेक्षा सबसे अधिक नारी अनुपात है, जबकि सिखों में अनुपात सबसे कम है। यानी कि अगर हम पुरुष और नारी की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, तो पुरुष ज्यादा पाए जाते हैं और स्त्रियां कम पाई जाती हैं। भारत में सभी अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक विशेषताओं को बनाए रखने का प्रयास करते रहे हैं। सभी धर्मों की अपनी अलग अलग उपासना विधि है, अलग परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं। यह अंतर रहन सहन और खान पान की व्यवस्था और प्रतिदिन के व्यवहार के स्पष्टता परिलक्षित होता है। यानी कि ये लोग जैसा रहना सहना चाहते हैं, खान पीन की इनकी व्यवस्था होती है, तो ये इनके व्यवहार में दिखाई दे जाती है। जो विदेशी मूल के धर्म भारत में आए, वे आज भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए हैं। भारतीय समाज की धार्मिक विविधता तथा बहुलवाद समय समय पर संघर्ष की स्थिति भी पैदा करते रही है। आज भारत में धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, क्योंकि हर अलग अलग संप्रदाय हैं, कम्युनिटी हैं, तो उनमें सांप्रदायिकता की क्या समस्या है तथा सांप्रदायिक दंगे, कट्टरवादी, पृथकवादी प्रवृत्तियां, ये सभी क्या है, भारतीय समाज की जड़ों को हिला रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को एक लौकिक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में यह अंतर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, किसी भी धर्मों के लोग एक समान हैं तथा उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, प्रजाति आदि आधार पर नागरिकों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। व्यवहारिक रूप से आज भी हमारे समाज में या हमारे देश में सरकार अनेक धार्मिक मामलों तथा झगड़ों से अपने आप को अलग नहीं रख पा रही है। कुछ धार्मिक संप्रदायों के नेताओं ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि उनके धर्म तो सर्वग्राही धर्म है और इस नाते वे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी पक्षों को अपने में समेटे हुए हैं। वे ये तर्क देते हैं कि उनमें राजनीतिक तथा अन्य बातों को अलग अलग करना उनके धर्म की अस्मिता को चोट पहुंचा सकता है। के.एल. शर्मा के अनुसार पारसियों, जैनियों, यहूदियों, ईसाइयों में साक्षरता दर अधिक है। ईसाइयों के अपवाद के साथ साथ ये अल्पसंख्यक संप्रदाय व्यापार में अधिक संलग्न है। पारसियों, यहूदियों और जैनियों को व्यापार में काफी अग्रणी माना जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय समाज एवं संस्कृति में धार्मिक विविधता के बावजूद धार्मिक एकता सदैव विद्यमान रहती है। सत्य तो यह है कि धर्म हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक संपत्ति रही है। सभी धर्मों और पंथों के सिद्धांत प्राय एक ही रहे हैं। भारतीय धर्म
एक प्रकार से सभी धर्मों में समन्वय है कि जितने भी धर्म है, हमारा जो भारतीय है वो सभी धर्मों में क्या है, एक जैसा दिखाई देता है। सब धर्म मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म, ईश्वरवाद के सिद्धांतों को मानते हैं। वास्तव में भारत को लौकिक राज्य घोषित करना इसमें पाई जाने वाली धार्मिक एकता का ही सूचक है। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है, जो किसी भी धर्म और संप्रदाय से सदैव ऊपर रही है। अल्पसंख्यकों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें क्या संबंध पाया जाता है। 15 जनवरी 1978 को केंद्रीय सरकार ने देश भर में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की है। एक सूचना जारी करके की थी। एक सरकारी विज्ञापन के अनुसार या इन्होंने एक पब्लिश करवा दिया था। अल्पसंख्यक आयोग की यह नियुक्ति भारतीय संघ की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं की रक्षा करने, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यकों को एक दिल व दिमाग से असमानता एवं भेदभाव की भावना को समाप्त करने की दिशा में एक कारगर कदम है। यानी कि एक भारतीय जो एक संविधान है, उसमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कि जिसमें इन लोगों को एक ऊंचा स्थान देने की बात कही गई है। आयोग हर साल सरकार को एक रिपोर्ट देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 संसद द्वारा पारित किया गया है। इसमें क्या बताया गया कि इस अधिनियम के तहत पुराने आयोग के स्थान पर 17 मई 1993 को वैधानिक अधिकार संपन्न राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। यानी कि पहले एक आयोग बनाया गया था, बाद में उसकी जगह दूसरा आयोग बनाया गया है, जिसका है जो 17 मई 1993 को अधिकार में आ गया था। आयोग में एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और केंद्र सरकार द्वारा नामित 5 सदस्य होते हैं। इस आयोग में कितने सदस्य हैं? एक अध्यक्ष कहलाएगा, एक उपाध्यक्ष कहलाएगा और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो सदस्य होंगे वो 5 सदस्य इसके अंदर आएंगे। 21 जनवरी 2000 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया गया है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह आयोग इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएगा जिनके माध्यम से अल्पसंख्यकों को संविधान में, केंद्र तथा राज्यों में या फिर राज्य सरकार द्वारा जो पारित कानून हैं, जो कानून पास किए गए हैं, उनमें समय समय पर जो अलग अलग क्रियाएं बनाई गई हैं, नियम बनाए गए हैं, उनको यहाँ पर लागू करने की कोशिश करेगा। संविधान का अनुच्छेद 350 के अंतर्गत नियुक्ति विशेष अधिकारी इस आयोग के सचिव के रूप में कार्य करता है। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। कि जो 1993 में 17 मई 1993 में जो आयोग बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए, उसमें क्या है, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और क्या है, 5 सरकार के द्वारा व्यक्ति बनाए गए हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें 350 अनुच्छेद डाला गया है और इसमें जो अधिकारी है, जो नियुक्ति विशेष अधिकारी है, जो नियुक्ति करता है वो इसका सचिव है, यानी कि उसका हेड बनाया गया है और इसका जो कार्यालय वो कहाँ है, दिल्ली में है। ये आयोग क्या कार्य करता है? संविधान में तथा केंद्र एवं राज्य सरकारें द्वारा पारित कानूनों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध विभिन्न संरक्षणों की क्रियाशीलता का मूल्यांकन करता है। उपयुक्त सभी संरक्षण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन्हें अधिक कारगर बनाने के संबंध में सुझाव देता है। केंद्र और राज्य सरकारें द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन समीक्षा करता है। अल्पसंख्यकों के लिए जो सुरक्षाएं दी गई हैं, जो अधिकारों से इनको वंचित किया गया है, उनकी शिकायतों पर ध्यान देता है कि ऐसी कौन सी सुरक्षाएं इनको देनी चाहिए और ऐसे कौन से अधिकार जो इनको नहीं दिए गए हैं, उन सब के बारे में बातचीत करते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के प्रश्न से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन, शोध और विश्लेषण कार्य भी आयोग करता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किसी भी अल्पसंख्यक के मामले में अपनाए जाने वाले उचित वैधानिक और कल्याणकारी कदम के संबंध में सुझाव देना भी क्या है, इस आयोग का काम है। अल्पसंख्यकों को वर्तमान अवस्थाओं से संबंधित सूचनाओं के मामले में एक राष्ट्रीय आदान प्रदान केंद्र के रूप में कार्य करना है। सरकार को एक निर्धारित अवधि के बाद समय समय पर रिपोर्ट देना है। आयोग अपने उपयुक्त कर्तव्यों, कर्मों के निर्वाह हेतु स्वयं ही अपनी कार्यविधि को निश्चित करता है। भारत सरकार के समस्त मंत्रालय आयोग के लिए उन सभी सूचनाओं, कागजातों को उपलब्ध कराना, इस प्रकार के सभी आवश्यक सहयोग देता है जिनकी मांग आयोग समय समय पर करे।
यानी कि ये आयोग इन अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग डिफरेंट काम करता है। भारत सरकार को यह आशा है कि सभी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रशासन एवं अन्य संबंधित संस्थाएं आयोग को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगी। आयोग अपने कार्यों को तथा सुझावों के संबंध में राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट देता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर आयोग अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय के संबंध में कभी भी सरकार को रिपोर्ट दे सकता है। आयोग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट एक ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है। ज्ञापन में इस बात का खुलासा होता है कि आयोग के सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है। यदि किसी सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया तो इसका कारण क्या है कि जब इनके पास अलग अलग सुझाव आएंगे, अलग अलग कार्य आएंगे और किस कार्य पर उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, किस रिपोर्ट को इन्होंने पेंडिंग छोड़ा है, किस सुझाव को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, तो इन सब पर ये आयोग क्या करता है, कार्यवाही करता है, उनके कारणों को जानने की कोशिश करता है। एक अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता सरकार ने इस कारण अनुभव की क्योंकि संविधान में और प्रचलित कानूनों में उपलब्ध संरक्षणों के बावजूद अल्पसंख्यकों में यह भावना बनी हुई है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर ये कहने की बात है कि ये आयोग क्यों बनाया गया, क्या आवश्यकता पड़ी, तो इसका मेन कारण ये था कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनको एक डर था कि हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो उनको समानता दिलाने के लिए इस आयोग का निर्माण किया गया है। इस प्रकार की भावना राष्ट्रीय एकीकरण को पनपाने और धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को बनाए रखने में घोर बाधा होती है तथा सरकार इस बात को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है कि अल्पसंख्यकों को संविधान एवं कानून के अंतर्गत जो भी सुरक्षाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उन्हें कारगर एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं की जाएं, जिससे अल्पसंख्यकों के मन में नए विश्वास, नई आशाएं उत्पन्न हो सकें। सबको साथ लेकर चलने पर ही दूसरी स्वतंत्रता के बाद नव भारत के नव निर्माण का कार्य पूरा हो सकेगा। कि जो एक संविधान बनाया गया है तो उस के साथ साथ जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनमें एक डर की भावना बनी हुई थी कि हमारे साथ कुछ अधिकार हमें नहीं दिए गए हैं, काफी हमें काम करने के लिए नहीं दिया गया है, हमारे साथ असमानता दिखाई जा रही है। तो उन सबको दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक आयोग का निर्माण किया था और ये आयोग का निर्माण 17 मई 1993 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य हैं और जो इसका नियोक्ता अधिकारी है वह इसका सचिव होता है और इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका मेन काम था कि जो अल्पसंख्यक है उनके मन से डर को बाहर निकालना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और क्या कमियां रह गई हैं, क्या सुझाव देने बाकी रह गई हैं, उन पर अलग से विचार करना। तो वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज की अल्पसंख्यकों का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं। भारतीय संविधान की मूल भावना सभी की रक्षा करना तथा धर्मनिरपेक्ष और समता मूलक समाज के रूप में इसकी अलग पहचान बनाए रखने के लिए भाषाई और धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर लगातार निगरानी रखते हैं। उनके क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति के अलावा कई आयोग बनाए गए हैं। इन विशेष अधिकारों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 350 के अंतर्गत की गई है और अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। जैसा ऊपर लिखा गया कि अल्पसंख्यक आयोग इसी तरह की एक संस्था है जिसका गठन 1978 में किया गया था। आयोग में अध्यक्ष के अलावा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य भी होते हैं, यानी कि जितनी माइनॉरिटीज हैं उन सब से कुछ न कुछ सदस्य इस आयोग के सदस्य बन जाते हैं। आयोग को सौंपे गए उपयुक्त कार्यों में से कुछ विशेष कार्य इस प्रकार हैं। संविधान में उपलब्ध कराए गए सभी सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करना, इनके कारगर ढंग से लागू करने के लिए सुझाव देना, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, अधिकारों और सुरक्षाओं से वंचित किए जाने संबंधित खास शिकायतों की जांच करना, सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करना, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में उपयुक्त कानूनी और कल्याण संबंधी उपाय सुझाना, सरकार को समय समय पर रिपोर्ट भेजना। संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अंतर्गत नियुक्ति भाषाई अल्पसंख्यक, जिसे भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकारियों के रूप में जाना जाता है,
भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न संघों और व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों और ज्ञापनों पर भी कार्यवाही करता है और इनकी शिकायतें दूर करने का प्रयास भी करता है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 15 सूत्री कार्यक्रम केंद्र सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है तथा राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नियुक्ति विशेष अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था के जरिए से लागू करता है। कि जो आयोग है वहां पर जो उन्होंने आयोग को नियुक्त किया गया है वो इन सभी काम को क्या करता है, लागू करता है। राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्षों में अल्पसंख्यकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक सेल 15 सूत्री कार्यक्रम में समन्वय, इसकी देखरेख और अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही करता है। कुछ राज्यों और केंद्र सरकार इन कार्यक्रमों पर निगरानी रखती है। तो जो 15 सूत्री कार्यक्रम, इसके उद्देश्य क्या है वो पढ़ लेते हैं। सांप्रदायिक हिंसा रोकना तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाना, कि जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनमें जो हिंसा हो रही है हम उसको रोकेंगे, उनमें एक एस्टैब्लिश रैपट स्थापित करेंगे, यानी कि सौहार्द संबंध बनाएंगे। अल्पसंख्यकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष जोर देना, नौकरी पाने के मामले में उनके हितों का विशेष ध्यान रखना तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के जरिए अल्पसंख्यकों को उचित और वाजिब फायदे दिलाना। इस प्रकार 15 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को एक मुख्य राष्ट्रीय धारा में पूरी तरह शामिल करना है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और केंद्रीय मंत्रालय विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है। सरकार ने 5 अरब रुपए की शेयर पूंजी वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना भी की है। निगम अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आर्थिक और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इनमें से कुछ खास व्यवसाय वाले लोगों और अल्पसंख्यक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार ने अपना योगदान 125 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करोड़ तक कर दिया है, बशर्ते कि निगम की शेयर पूंजी में राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश भी अपने अपने हिस्से का योगदान करें। कि सरकार ने जो ये आयोग बनाया है इसके लिए जो एक राहत राशि दी है उसको 125 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया है। अल्पसंख्यक की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं उनको पढ़ लेते हैं। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। इसमें उन्होंने अनुच्छेद 14, 15, 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया है कि सभी व्यक्ति कानून के लिए समान हैं, सभी को संरक्षण प्रदान है। तो 3 अनुच्छेद हैं, 14, 15 और 16। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल, वंश आदि के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने के लिए, अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कर वसूल करने के लिए और अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में भाग न लेने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर धर्म, मूल, वंश, जाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव न बरतने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने, उनका पुनरावलोकन करने के लिए सरकारें कई विशिष्ट अधिकारियों और आयोगों की नियुक्ति की है। सन 1978 में अल्पसंख्यकों आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका एक अध्यक्ष और एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होता था। यह कमीशन उन कार्यों के अतिरिक्त संविधान में किए गए संरक्षण प्रावधानों का मूल्यांकन करने, उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सुझाव देने, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों को लागू करने, शिकायतें सुनने, सर्वेक्षण और अनुसंधान करने तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु समय समय पर रिपोर्ट देने का कार्य करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए पृथक रूप से एक कमीशन है जो संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए प्रावधानों में से जांच पड़ताल करता है, उनसे शिकायतें सुनता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। सन 1983 में केंद्र सरकार ने पृथक रूप से एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना भी की थी, जो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग ही है। यह प्रकोष्ठ अल्पसंख्यकों के द्वारा राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह भाग लेने, अल्पसंख्यकों की शिकायतों को दूर करने के लिए
और उनके कल्याण कार्यों की देखरेख करता है। कुछ राज्यों ने भी ऐसे प्रकोष्ठों की स्थापना की है। प्रधानमंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा को रोकना और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना, अल्पसंख्यक की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देना, सेवाओं में उनकी भर्ती के लिए प्रयत्न करना और 20 सूत्री कार्यक्रम सहित अन्य विकास कार्यक्रमों में लाभों में उन्हें अपना हिस्सा दिलाना आदि ये चीजें इसके अंदर रही हैं। सन 1987 में न्यायमूर्ति M.H. वेग की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति को अनेक सुझाव दिए थे। उनमें से एक सुझाव धर्म को राजनीति से अलग रखने का है, कि ये कहा था कि धर्म को अलग रखो, राजनीति को आप अलग रखो, इनको मिक्स ना करो। आयोग का मत है कि सब प्रकार की आर्थिक एवं राजनीतिक मांगों को धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा ही सही ढंग से उठाया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के संबंध में वे सभी उपाय अपनाए जाने चाहिए जो राष्ट्रीयकरण की नीति में समय पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है कि माइनॉरिटीज क्या है, भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज हैं, जनसंख्या के आधार पर माइनॉरिटीज हैं, जिनकी जातियां कम उनके आधार पर माइनॉरिटीज हैं। सरकार ने सबके लिए कानून बनाया गया है, फिर भी इनमें कुछ ऐसी असमानता थी कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो इसको देखते हुए एक अलग से आयोग बनाया गया है। उस आयोग में जो अध्यक्ष हैं वो बताए गए हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, फिर 15 सूत्री कार्यक्रम क्या है, उसमें कितनी राहत राशि खर्च की गई है और कितनी बढ़ाई गई है, उनके सुझाव क्या क्या हैं, और ये आयोग किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हमने पढ़ा है।